क्वथित्र बॉयलर में गर्म जल के टैंक लोहे के नहीं तांबे से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण है? लोहा ऊष्मा का चालक नहीं है। तांबा लोहे से अधिक मजबूत होता है। लोहा आघातवर्धनीय होता है क्योंकि तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं धातु कहलाते हैं। ये दृढ़ कठोर होते हैं, आमतौर पर कक्ष ताप पर एक ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं। ये चमकदार, आघातवर्धक और तन्य हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। सभी धातुएं जल के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल की अभिक्रिया में सोडियम धातु में आग लग जाती है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। लेड और तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लोहा समय के साथ गर्म जल और जंग के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और बरकरार रहेगा। इस प्रकार क्वथित्र बॉयलर में गर्म जल के टैंक लोहे के नहीं तांबे से बने होते हैं, क्योंकि तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म: धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, जैसे धातु अम्ल, लवण, हाइड्रोजन। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है। धातु जल, धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। धातुएं क्षार के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। धातु क्षार कोई अभिक्रिया नहीं। एक जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है? विलय ऑक्सीजन, विलय फ्लोरीन, विलय मीथेन या विलय कैल्शियम? विलय ऑक्सीजन। विलय ऑक्सीजन DO जल में मुक्त ऑक्सीजन अणुओं की मात्रा का एक संकेतक है। DO की सांद्रता जलीय पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन के लगभग सभी रूपों के लिए आवश्यक है। श्वसन और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। जल में विलय ऑक्सीजन दो प्राथमिक स्रोतों से आता है: वायुमंडलीय और प्रकाश संश्लेषण। DO की सांद्रता कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें जल का तापमान, गर्म जल की तुलना में ठंडा जल अधिक ऑक्सीजन को बनाए रखता है। लवणता: मीठे जल की तुलना में खारा जल में अधिक ऑक्सीजन होती है। और वायुमंडलीय दाब: जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जल में विलय होने वाले DO की मात्रा कम हो जाती है, बढ़ता है। बैरोमीटर: 0 से 500% या 0 से 50 mg/I की सीमा के भीतर जल में विलय ऑक्सीजन की गणना करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। एक फोटोग्राफी फिल्म को सिल्वर ब्रोमाइड के साथ लेपित किया जाता है। जब प्रकाश सतह पर गिरता है तो फिल्म के उजागर हिस्से को काला कर देता है, जिससे फोटोग्राफ विकसित होती है। यही कारण है कि यह फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। जब हम एक तस्वीर लेते हैं तो कैमरा लेंस इस प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत की सतह पर एक छोटी लेकिन सटीक छवि पेश करता है, और छवि के विभिन्न बिंदुओं में प्राप्त प्रकाश की तीव्रता के आधार पर सिल्वर ब्रोमाइड को कम या ज़्यादा विघटित किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशीलता के लिए एक नरम, हल्के पीले पानी में अघुलनशील नमक के रूप में जाना जाता है, अन्य सिल्वर हैलाइड के साथ। कैल्शियम नाइट्रेट: यह मुख्य रूप से कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और दानेदार रूप में उत्पन्न होता है। यह गंध उत्सर्जन की रोकथाम के लिए अपशिष्ट जल पूर्व कंडीशनिंग में भी उपयोग किया जाता है और कंक्रीट मिश्रण की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे नमक के रूप में भी जाना जाता है, एक आवश्यक यौगिक है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को स्वाद और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। एक संरक्षक के रूप में नमक खराब होने से बचाने में मदद करता है और खाने के लिए तैयार मीट और चीज़ जैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। नमक का उपयोग साकरक्राट, अचार और कैफीर जैसे खाद्य पदार्थों की किण्वन प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड: इसका उपयोग औद्योगिक सेंटिंग में किया जाता है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट, पेपर उत्पादन, निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण। इसके चिकित्सकीय और दंत उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए रूट कैनाल भराव में अक्सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
जल का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? आयोडीजेशन, क्लोरीनीकरण, कार्बनीकरण या फ्लोरीकरण। जल फ्लोरीकरण पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा को दांतों की सड़न को रोकने के लिए अनुशंसित स्तर तक समायोजित करने की प्रक्रिया है। फ्लोराइड दांतों को क्षय से बचाता है, यह सिद्ध हो चुका है। जब कोई व्यक्ति मीठा खाता है तो बैक्टीरिया मुंह में अम्ल पैदा करता है। यह अम्ल दांतों की सतह से खनिजों को दूर कर देता है, जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और खोखलापन विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्लोराइड दांतों की सतह या दंतवल्क के पुनर्निर्माण और मजबूत करने में मदद करता है। फ्लोराइड के निम्न स्तर के साथ लगातार और नियमित संपर्क प्रदान करके जल फ्लोरीकरण दांतों की सड़न को रोकता है। फ्लोराइड खोखलापन को बनने से रोकता है और यहाँ तक कि दांतों की सतह का पुनर्निर्माण भी कर सकता है। आयोडीजेशन आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों आईडीडी को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए नमक आयोडीनीकरण पसंदीदा रणनीति रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सिफारिश है कि नमक के आयोडीन की मात्रा 15 भाग प्रति मिलियन ppm या उससे अधिक होनी चाहिए। क्लोरीनीकरण परजीवी बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया है। पीने के पानी में 4 मिलीग्राम प्रति लीटर या 4 भाग प्रति मिलियन तक क्लोरीन का स्तर सुरक्षित माना जाता है। कार्बनीकरण पौधों और मृत जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों का विनाशकारी आसवन के माध्यम से कार्बन में रूपांतरण है। मृत वनस्पति से कोयले के निर्माण की क्रमिक प्रक्रिया को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। यूरिया को लोपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जा रहा है? कपास, नीम, अरंडी, जोजोबा। नीम। यूरिया को लेपित करने के लिए नीम के बीज के तेल का उपयोग किया जा रहा है। नीम लेपित यूरिया एक उर्वरक है जो गेहूं और धान जैसी फसलों की वृद्धि को बढ़ाता है। यूरिया 46% N सामग्री से युक्त सबसे लोकप्रिय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। 2015 में सरकार ने यूरिया की उपलब्धता को आसान बनाने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नीम लेपित के रूप में घरेलू यूरिया का कम से कम 75% उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया। यूरिया के लिए सूत्र है NH2CO NH2। जोजोबा को तरल मोम के लिए उगाया जाता है। जोजोबा तेल में उपचारक गुण होते हैं। अरंडी का तेल वनस्पतिक तेल है। अरंडी के तेल का क्वथनांक 313 डिग्री सेल्सियस होता है। गन्ना की शर्करी चीनी का आणविक सूत्र है C12H22O11 H2CO3 C6H12O6 H2C2O4 C12H22O11। सुक्रोज का आणविक सूत्र C12H22O11 होता है। गन्ने की शर्करा चीनी को सुक्रोज कहा जाता है क्योंकि यह गन्ने से प्राप्त होती है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। यह मूलतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक अनपचयी डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज अणु एक ग्लाइकोसिडिक बंधन के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह दहन अभिक्रिया से गुजरकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी उत्पन्न कर सकता है। व्यावसायिक रूप से इसे गन्ना, चुकंदर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर एक स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रतिऑक्सीकारक और एक खाद्य संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। शर्करा ग्लूकोज का साधारण नाम ग्रेप शुगर है। पके अंगूरों से प्राप्त होती है, इसलिए सुक्रोज का केन शुगर गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए फ्रुक्टोज का फ्रूट शुगर जामुन जैसे कई फलों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध। पदार्थ को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। शुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ या अशुद्धता नहीं होती है और इसे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि जैसे गुणों का एक निश्चित समूह होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक प्रकार के परमाणु या अणु से बना होता है। बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा शुद्ध पदार्थ है क्योंकि उनकी निश्चित संरचना है। मिश्रण शारीरिक रूप से
संयुक्त संरचनाएं हैं जिन्हें उनके मूल घटकों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से बना होता है जो रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते हैं। दूध को मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूध एक कोलाइड है और विषमांगी मिश्रण के रूप में कार्य करता है, इसलिए शुद्ध पदार्थ नहीं है। मिश्रण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक विषमांगी मिश्रण दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जहां विभिन्न घटकों को दृष्टिगत रूप से पहचाना जा सकता है। समांगी मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें संगठन एक समान होता है और विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। शुद्ध पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। तत्व: एक शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक प्रकार का परमाणु होता है और जिसे भौतिक या रासायनिक साधनों से दो या सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। यौगिक: वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना हो और रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हो, यौगिक कहलाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपमार्जक में सांद्रित H2SO4 क्षार के साथ अक्रिय होता है? धनायनित अपमार्जक में, जैव निम्नीकरणीय अपमार्जक में, गैर आयन अपमार्जक में या ऋणात्मक अपमार्जक में? ऋणात्मक अपमार्जक में। ऋणात्मक अपमार्जक में सांद्रित H2SO4 को ऋणात्मक अपमार्जक बनाने के लिए क्षार के साथ उदासीन किया जाता है। अपमार्जक: यह अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला का सोडियम लवण है। अपमार्जक को अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की लंबी श्रृंखला का सोडियम लवण भी कहा जाता है। ऋणात्मक अपमार्जक: यह मूल रूप से हाइड्रोकार्बन या सल्फानेटेड लंबी श्रृंखला के अल्कोहल के सोडियम लवण के होते हैं। सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल का उपचार करते हुए इसमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का गठन किया जाता है। सांद्रित H2SO4 को ऋणात्मक अपमार्जक बनाने के लिए क्षार के साथ उदासीन किया जाता है। अणु का एक बड़ा हिस्सा ऋणात्मक होता है। उदाहरण: CH3CH2 का होल 10 CH2OH लारियल अल्कोहल। शुष्क सेल का कैथोड कार्बन से बना होता है, मैंगनीज से, ग्रेफाइट से या जिंक से? कार्बन से। शुष्क सेल एक प्रकार की विद्युत इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है जो आमतौर पर घरों और सुवाह्य पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाती है। कैथोड एक केंद्रीय कार्बन ग्रेफाइट छड़ है जो कार्बन मैंगनीज डाइऑक्साइड मिश्रण MnO2 से घिरा होता है और एक जिंक पात्र से बना शुष्क सेल होता है जो एनोड के रूप में भी कार्य करता है। शुष्क सेल का कैथोड ग्रेफाइट तात्विक कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल के कैथोड में किया जाता है क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना विद्युत का संचालन करता है। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद और उनके उपयोग नीचे क्रमशः स्तंभ ए और बी में दिए गए हैं। सही मिलान समुच्चय का चयन कीजिए। कोक से स्टील का निर्माण। कोक के उपयोग: इसका उपयोग चूल्हे और भट्टियों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है और लोहार द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में लोहे का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्टील और अन्य सामग्रियों के निर्माण के लिए किया जाता है। कोक में कार्बन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसे कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप कहा जाता है। कोलतार के उपयोग: इसका उपयोग पेंट, इत्र, कृत्रिम औषधियाँ, रंजक आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों, पेस्टिसाइड आदि के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से शैम्पू, साबुन और मलहम बनाने में किया जाता है। फोटोग्राफिक सामग्री कोलतार से बनी होती है। जूं को मारने वाले शैम्पू में कोल टार एक सक्रिय तत्व है। कोल गैस के उपयोग: इसका उपयोग नगरपालिका प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग तापन के लिए किया जाता है। इसको प्राकाशिक रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अत्यधिक विषैला होता है क्योंकि कोल में नाइट्रोजन वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। N2+O2 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन और अन्य दूषित पदार्थों का उत्पादन करने के लिए उनके साथ अभिक्रिया करते हैं। बिटुमेन के उपयोग: इसका उपयोग निर्माण उद्देश्यों के लिए मुख्य रूप से सड़कों पर परत बिछाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग छत में किया जाता है और साथ ही जल रोधक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके टिकाऊपन के कारण मुख्य रूप से इसका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। बिटुमेन का प्राथमिक उपयोग 70% उपयोग सड़क निर्माण में होता है जहां इसे डामर ठोस बनाने के लिए समग्र कणों के साथ मिश्रित बंधक की मशीन
मशीन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे सड़कों की सतह अधिक चिकनी हो जाती है। कोल गैस और प्राकृतिक गैस के बीच अंतर। कोल गैस एक ज्वलनशील गैसीय ईंधन है जो तापन और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कोल से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग खाना पकाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आधुनिक दिनों में ब्यूटी पार्लर, सैलून में बालों की सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? फास्फेट यौगिक, सल्फर यौगिक, मैग्नीशियम यौगिक, बाइकार्बोनेट यौगिक। सल्फर यौगिक। बालों को लंबे समय तक मनचाहे आकार में रखने के लिए पार्लर में सल्फर आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। चूँकि सल्फर बालों के प्रति लगाव के कारण बालों पर सख्त फिल्म बनाता है और वह फिल्म आकार में किसी भी बदलाव का विरोध करती है, इसका उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि सल्फर प्रकृति में कैंसरकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आंखों में जल आने का कारण बनता है? फास्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? सल्फेनिक अम्ल। प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है। सल्फेनिक अम्ल अमीनो अम्ल सल्फा ऑक्साइड वाष्पशील गैस में टूट जाते हैं क्योंकि वे अस्थिर होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन तब बनता है जब गैस वायु के माध्यम से घुलने और आंखों में पहुंचने के बाद अंततः वहां जल के साथ मिल जाती है। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? 18%, 25%, 2% या 5%? 25%। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का 25% होता है। आमतौर पर जड़े हुए गहने और अन्य हीरे के गहने 18 के सोने में बनाए जाते हैं। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना होता है और इसमें कोई अन्य धातु मिश्रित नहीं होती है। कैरेट शब्द सोने की मात्रा या शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24 कैरेट सोने का उपयोग सिक्के बार बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों में भी किया जाता है। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। 22 कैरेट में धातु के 22 भाग सोना होता है और शेष 2 में चांदी, जस्ता, तांबा, निकल और अन्य मिश्र धातु जैसी धातुएं शामिल होती है। 18 कैरेट प्रकार के सोने का उपयोग रत्न जड़ित आभूषण और अन्य हीरे के आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल एयरबैग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम एजाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड? सोडियम एजाइड का। सोडियम एजाइड का उपयोग ऑटोमोबाइल एयरबैग में जाता है। कार के टक्कर से उत्पन्न विद्युत आवेश के कारण सोडियम एजाइड फट जाता है और एयरबैग के अंदर नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम एजाइड तेजी से कार्य करने वाला अत्यंत घातक रसायन है जो गंध रहित सफ़ेद ठोस के रूप में दिखाई देता है। जब इसे जल या अम्ल के साथ मिश्रित किया जाता है तो सोडियम एजाइड तीव्रता से एक तीखी तेज गंध वाली जहरीली गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस धातु के संपर्क में आने पर यह किसी जहरीली गैस हाइड्रोजोइक अम्ल में भी परिवर्तित हो जाता है। सोडियम एजाइड द्वारा उत्पादित गैस वायु की तुलना में कम सघन, हल्का होता है और यह ऊपर की ओर बढ़ता है। लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है का उपयोग किसके पाउडर में अपमिश्रण के लिए किया जाता है? मिर्च, लहसुन, हल्दी या अदरक? हल्दी। लेड और क्रोमियम दो तत्व हैं जो लेड क्रोमेट बनाते हैं। यह एक पीला वर्णक है जो किसी पदार्थ की चमक बढ़ा सकता है। यह खतरनाक भी है और जब लोगों द्वारा इसका सेवन या सांस लिया जाता है तो यह एक न्यूरोटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है। यह संज्ञानात्मक दोषों का कारण बनता है। आमतौर पर लेड क्रोमेट का उपयोग निर्माताओं द्वारा तेल और पेंट को पीला और नारंगी रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। अध्ययन के अनुसार हल्दी को कई बांग्लादेशी जिलों में शीशे के संपर्क से जोड़ा गया है जहां इसे उगाया जाता है। लेड बच्चों के तंत्रिका जन्य को नुकसान पहुंचाता है और वयस्कों और बच्चों दोनों को हृदय और मस्तिष्क की बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। खाद्य अपमिश्रण का तात्पर्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को या तो कम करने की प्रथा से है, उनमें खतरनाक पदार्थ डालना या उनमें से लाभकारी घटकों को हटाना। शहद में चीनी, ग्लूकोज और चीनी की चाशनी आम अपमिश्रण है। वनस्पति तेल, स्टार्च और वनस्पति प्रायः घी में अपमिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। लाल मिर्च पाउडर में प्रायः ईट पाउडर और कृत्रिम रंगों की अपमिश्रण होती है।
दालों में प्रायः अपमिश्रण के तौर पर कृत्रिम रोगों का प्रयोग किया जाता है। कंकड़, टूटे अनाज और पॉलिश ये चावल में सामान्य अपमिश्रण है। मोम की परत सेब का एक विशिष्ट अपमिश्रण है। नमक प्रायः चॉक पाउडर से संदूषित होता है।